अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, अब ना आपको मैंने FIFO और EFCO पीरियोडिक से परपेचुअल से दो सवाल तो मैंने खुद बोर्ड पे करवा दिए। आगे पास पेपर्स में आएंगे सवाल। और तो यहां तक जितना सिखाया ना, अब मैं आपको एक कम्प्रिहेंसिव सी पिक्चर दिखा रहा हूं। अब पहले बात करते हैं फिनिश गुड्स ऑफ ट्रेडिंग की। जो अभी तक 2 दिन में सीखा ना, उसकी बेस पे मैं आपको कुछ कम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशंस बता रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हो और पीरियोडिक सिस्टम हो, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये कैसे निकालना सीखा? अगर FIFO है तो ऐसे किया। नेट परचेज क्या? नेट ऑफ रिटर्न। और अगर FCO था तो क्लोजिंग के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज रेट से। ये जो 2 दिन में किया ना, आप क्या उसकी समरी बता रहा हूं मैं आपको। पीरियोडिक था तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकली, चाहे FIFO चाहे EFCO। कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे निकली कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये जो पहले रटा लगा ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, अब मैं इसको बहुत कंप्रिहेंसिव बता रहा हूं, मतलब सारी चीजें लपेट रहा हूं उसके अंदर। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ टोटल नेट परचेजेस। ये नेट परचेजेस हो गए ना, माइनस। अच्छा, मेरी अंग्रेजी में खामियां ना निकाला करें, उर्दू स्कूल का पढ़ाऊं तो हो सकती है अंग्रेजी में खामी, पर बात समझ आ जाए तो बहुत है। कॉस्ट ऑफ ऑल आउट्स अदर देन सेल। ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ड्राइंग्स, चोर ले गया, फकीर ले गया, पानी साथ ले गया, आग ले गई, वो सेल्स के अलावा बाकी सारे आउट्स। लिख लें एग्जांपल्स कि नहीं? लॉस्ट और ड्राइंग्स और फ्री सैंपल, डोनेशन, यानी सेल के अलावा बाकी सारे आउट। जो चीजें महीने के शुरू में पड़ी थी प्लस जितनी और आई, प्लस माइनस सेल के अलावा जितनी गई, और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो पीरियड के स्टार्ट पे चीजें पड़ी थी उनकी कॉस्ट, प्लस जितनी और खरीद के लाए उनकी कॉस्ट, माइनस ये अब सारी इन हो गई, ये आनिया हो गई तो ये जानिया हो गई, ये सारी इन हो गई, और ये सेल्स के अलावा जो बाहर गई उनको भी साइड पे कर दिया, और जो बची रह गई उनको भी साइड पे कर दिया, तो बाकी बिक गई होंगी। और चूंकि इन सब चीजों की कॉस्ट लिखी हुई है तो सेल्स वाले यूनिट की कॉस्ट, और अगर मैं यहां कॉस्ट की जगह सबके यूनिट्स लिख दूं तो सेल के यूनिट्स। रिलेशन यही है। और ये सिंपल आनिया जानिया ली हुई है, महीने के शुरू में कितना था, कितना और आया, कितना गया, कितना बच गया, तो फिर बाकी बिक गया। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो फिर सेल्स की भी कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है कि जो गुड्स सेल हुई हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की हुई थी। इनको कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो ये 2 दिन में सीखा है।
अच्छा ये जो इसकी पिक्चर ले लेते होते हैं ना कि घर जाके नोट कर लेंगे, मैंने ये लिखा है कि कॉस्ट ऑफ ऑल आउट्स अदर माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देन सेल, नहीं ना, ये एक चीज है भाई, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस ये माइनस ये। हाँ जी सर की बात आई थी कहीं से जी, क्या चीज जी? एबनॉर्मल लॉसेस, वो क्या होते हैं? हाँ तो मैंने लॉस्ट लिख दिया ना, गुड्स लॉस्ट। ये लॉस्ट मैंने जो लिखा है यूनिट्स लॉस्ट है। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें तो गुड्स ही होती हैं, पीरियोडिक है तो ये 2 दिन में किया है, उसकी समरी उसी का रिजल्ट लिखा है मैंने। हाँ जी, यहां तक लिखा तो मैं वो अगले स्क्रीन पे जाऊं जी। अच्छा हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, बाकी भी सुने। कल वाले सवाल की बात कर लेते हैं, चलें। कल जो हमने रिटर्न्स वाला सवाल किया था, इलस्ट्रेशन 2, मैंने तो उसमें पूछी ही सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट थी ना। अगर कॉस्ट ऑफ सेल पूछी होती पीरियोडिक सिस्टम में, फिर कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते? ओपनिंग स्टॉक तो ठीक है था, परचेजेस भी निकल आई, प्राइस पे कौन सा रेट लगाएं और लॉस्ट बाय फायर पे कौन सा रेट लगाएं? हाँ जी, लेकिन पीरियोडिक में क्या पता पहले कब और आखिर में कब। फाइफो, मैं फाइफो की बात कर, ये ना मैनेजमेंट की मर्जी है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। मैनेजमेंट की मर्जी के सेल्स वालों पे वो पहले वाले रेट रख के, लॉस्ट ड्राइंग्स उन पे वो आखिरी वाले रेट में से ले ले, मैनेजमेंट की मर्जी, उनको वो शुरू वाले रेट पे ले ले। तो इसमें सवाल में गाइडेंस होनी चाहिए कोई ना कोई कि ड्राइंग्स पे कौन सा रेट लगाना है। नहीं भी है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आप आखिर वालों में से ले लें, उससे जो पीछे वाले हैं परचेजेस में आए ना, इलस्ट्रेशन 2 में आए, इलस्ट्रेशन 2 क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 240 यूनिट्स, 240 यूनिट्स है ना। तो अगर पीरियोडिक के अंदर हम FIFO लगा रहे हैं पीरियोडिक में, तो सवाल ये है कि हम ये फिगर्स कैसे निकालें। और अगर FO में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो फिर तो इन पे भी एवरेज लगना है, इन पे भी एवरेज लगना है, मसला FIFO का है। तो अब जो 240 है वो आखिरी परचेजेस में से निकाल लें जैसे निकाला था, गुड्स लॉस्ट उससे ऊपर वाला रेट ले लें, ड्राइंग्स उससे ऊपर वाला रेट ले लें। तो ड्राइंग्स और गुड्स लॉस के लिए कौन सा रेट लगाना है पीरियोडिक में, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैनेजमेंट की मर्जी, स्टूडेंट की मर्जी। तो उसके लिए कह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक आखिरी वालों में से कर लें। जैसे अगर हम पूरा कर लें तो 240 किन में से पूरे कर रहे हैं? मुझे बताइएगा सारे। ओपनिंग क्या था? 200, फिर परचेजेस बताएं 480, नेट ना, नेट ना 100, 150, 22, 25, 28 और 30, क्लोजिंग वाले 240, 150 इसमें से ले लें, 90 इसमें से ले लें, फिर जो गुड्स लॉस्ट हैं 10 इसमें से ले लें, ड्राइंग्स 40 वो इसमें से ले लें। तो इसलिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में तो फिर एंड पे जोड़ तोड़ ही करना है ना। तो क्लोजिंग इनमें से बचा लें, बाकी जो गुड्स लॉस ड्राइंग्स है वो इससे ऊपर चलना शुरू कर दें। और अगर कोई कहे नहीं सर 10 इसमें से क्यों, इसमें से क्यों नहीं, इसमें से ले लो भाई, कोई बात नहीं, 10 इसमें से ले लें, 40 में से 10 इधर कर लें, 30 इधर कर लें,
तो इसलिए गुड्स, लॉस्ट का, ड्राइंग्स का, इनमें से कौन सा रेट लेना है ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये ड्राइंग्स इसमें से करना आजादी थी कब। ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स है, पीरियोडिक सिस्टम है, तो कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक ऐसे। और अगर परपेचुअल है तो हाँ जी, परपेचुअल है तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें, चाहे फाइफो है चाहे आपको है। अच्छा, वो जो टेबल बनाते हैं ना उसको कहते हैं इन्वेंट्री कार्ड। वो जो परपेचुअल में टेबल बनाया हुआ है उसको स्टॉक कार्ड, इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं उसको। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालें परपेचुअल में, उसमें आखिरी बैलेंस आ रहा है, तो ये जो आखिरी बैलेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक की है। चाहे फाइफो है चाहे एफको है, वो कार्ड बनाने का मकसद ही यही है कि हमें उस कार्ड में नजर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम इस फार्मूले के लगाने के मोहताज हैं। फिर उसमें जहां जहां सेल्स और सेल रिटर्न्स नजर आ रही हैं उनका नेट टोटल कर लें। स्टॉक कार्ड में जहां जहां सेल्स और सेल रिटर्न की लाइनें लिखी नजर आ रही हैं उनका नेट टोटल कर लें। इस फार्मूले की नहीं है मोहताजी, ये फार्मूला पीरियोडिक में मजबूरी है क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ। परपेचुअल में तो नजर आ रहा है कार्ड के अंदर, तो इसलिए वहां जहां जहां सेल्स और सेल रिटर्न की लाइनें नजर आ रही हैं उनका नेट टोटल कर लें, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल है। ये इन दो सवालों की समरी। हाँ जी, ये मैंने उन दोनों सवालों की समरी लिखी है, ये किया हमने। अच्छा, अब मैं इस मेहनत को ना अप्लाई कर देता हूं अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल हो तो। इसी मेहनत को वहां अप्लाई कर देता हूं। ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीद रहा था और खरीद के अच्छा हाँ, एक ठहरे, परपेचुअल के बारे में एक बात बता रहा हूं, अगर आपको पहले ही पता है, अंडरस्टूड बात है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो समझ के लिख लेना। कल कार्ड वाला कोई भी सवाल देख लें, चाहे फाइफो चाहे आपको। जो बात बता रहा हूं अगर आपको समझ आएगी तो आपने अपने अल्फाज में लिखना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपने खुद अपने आप को समझाना है। परचेजेस में देखें, कोई सा भी कार्ड देख लें, परचेजेस में देखें, कोई सी भी लाइन देख लेते हैं। चलो पहली ही देख लेते हैं, 500 यूनिट्स 25 वाले। ये 25 कैसे बना होगा, इलस्ट्रेशन 1 देखें जरा। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व की थी, अगर की थी तो इलस्ट्रेशन 1 का सॉल्यूशन देखें, अगर आपने किया था तो। अगर किया था तो मिल जाएगा, नहीं किया था तो पेजेस पलट तेरे, नहीं मिलेगा। उसमें सारे खर्चों को ऐड किया, उसके बाद उनको 30,000 से डिवाइड किया,
कितना निकला? तो ये ऐसे निकला था 25, ये ऐसे 25 निकला होगा। कौन सा 25? क्या बात हो रही है? ये जो हमें कार्ड बनाते हुए परचेजेस में ये जो 25 का रेट दिया हुआ है, ये असल में ना ऐसे निकला होगा कि वो जो सारी लिस्ट थी इलस्ट्रेशन 1 जैसी, उन सबको हर परचेज ट्रांजैक्शन में पूरी पूरी लिस्ट होगी। यानी अब जैसे ये 500 यूनिट्स खरीदे होंगे, तो ये 500 यूनिट्स खरीदे होंगे, फिर उनको खरीद के लाए होंगे, फिर टैक्स ड्यूटीज दिए होंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी, वो सब खर्चों का टोटल 12,500 बना होगा। फिर 500 से डिवाइड किया होगा तो ये 25 आया होगा। तो ये ऐसे निकले हुए हैं 25 और 28 और 30। समझ आई बात? तो अपने आप को समझाएं, समझाएं अपने आप को। चाहे वहीं टेबल पे ही कोई सर्कल लगा के नीचे कोने में कहीं कुछ, बस अपने आप को समझाना है आपने। ये नहीं कहना बस आता है मुझे, नहीं, समझाएं। ये भी स्किल आप में होना चाहिए, समझाएं अपने आप को। हाँ जी, समझाया कि नहीं? अब पढ़ के देखें, समझ आ रहा है आपको? पढ़ के जो अपने आप को समझाया है, पढ़ के देखें, समझ आ रहा है? रेट जी ऐसे ही है, हाँ यही है, वो रेट कॉस्ट पर यूनिट ही है। यानी उस परचेज ट्रांजैक्शन में जितने यूनिट्स आए हैं उनकी ये कॉस्ट पर यूनिट है। ये जो परचेजेस में हम रेट लिख रहे हैं, ये उस ट्रांजैक्शन में जितने टोटल यूनिट्स खरीद के लाए थे, जितने टोटल खर्चे हुए थे, उनकी ये कॉस्ट पर यूनिट है। चलें, मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल और ट्रेडिंग के फिनिश गुड्स, कॉमन बात क्या है? इनको खरीद के ला रहे हैं। फर्क यह है कि फिनिश गुड्स स्टोर से निकल के कहां जा रही हैं? सेल हो रही हैं। और रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, यानी मटेरियल है जो यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो जो अब तक हमने ट्रेडिंग के फिनिश गुड्स में सीखा, सारी कैलकुलेशन, सारे टेबल सब वैसे ही है, बस यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। यानी वहां तो गुड्स निकल के सेल हो रही थी ना, यहां मटेरियल निकल के कंज्यूम हो रहा होगा। तो जो हमने अभी तक कॉस्ट ऑफ सेल वाली चीज समझी है, यहां पर वो कॉस्ट ऑफ सेल की जगह मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, क्योंकि ये गुड्स स्टोर से निकल के सेल हो रही थी, ये मटेरियल स्टोर से निकल के यूज हो रहा है। तो सब सारे कॉन्सेप्ट वही है, सारी कैलकुलेशंस वही है, सिर्फ इस चीज का फर्क है। सब वही है, सिर्फ इस चीज का फर्क है। इसलिए मैं इन्हीं में
आपको जरूरी सी अमेंडमेंट करके अब ये रॉ मटेरियल की चीज बन गई। बताएं इसमें कहां क्या चेंज करूं? इसके कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऐसे ही निकलेगी। परपेचुअल हो तो ऐसे ही निकलेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगी। अदर देन इशू टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल भी ओनर लेके जा सकता है। आपको क्या पता रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड्स, आग भी खा सकती है, चोर भी लेके जा सकता है, यानी सारा कुछ रॉ मटेरियल में भी हो सकता है। तो वहां पर गुड्स का सेल होना मेन था, जहां मटेरियल का इशू टू प्रोडक्शन होना मेन। तो जितने भी आउट्स हैं इसके अलावा, और ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और परपेचुअल में क्या करूं? ये ऐसे ही है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां क्या करूं? ऑल, जैसे सवाल में सेल दी होती थी ना, यहां पर सवाल में सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन दिया होगा। ये भी यहां बता देता हूं, यहां पर जो होती थी सेल, यहां पर होगी इशू टू प्रोडक्शन। ये मैंने ना सिर्फ मैपिंग करके दिखाई है, ये मैंने मैपिंग करके दिखाई है। जैसे ट्रेडिंग के गुड्स में सेल होती थी, यहां इशू टू प्रोडक्शन होती है, वहां कॉस्ट ऑफ सेल होती थी, यहां पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। जस्ट मैपिंग की है मैंने। तो यहां पर क्या लिखूं? नेट टोटल ऑफ ऑल इशू टू प्रोडक्शन एंड रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। हो सकता है मटेरियल भेजा था, उन्होंने वापस कर दिया कि अभी रखो कल लेंगे, यानी मटेरियल इशू होना वापस भी आ सकता है स्टोर में। कल वाले सवाल को अगर मैं ट्रेडिंग के गुड्स की जगह मटेरियल का सवाल बनाता तो सवाल में क्या क्या चेंज आएगी? जहां जहां मैंने वर्ड सेल लिखा था वो इशू टू प्रोडक्शन लिखा होगा, जहां जहां सेल रिटर्न था वो प्रोडक्शन से मटेरियल वापस आया होगा। कैलकुलेशन सारी बिल्कुल वही होंगी, सिर्फ देखें नाम बदले हैं, सारी कैलकुलेशन वही है, सिर्फ नाम बदले हैं दो चीजों के। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल डन हो गया। और अगर सवाल करना चाहें तो कल वाला सवाल दोबारा करें, सेल की जगह इशू लिख ले, कर लें दोबारा सवाल। हाँ तो बस हो गया।
देर लगा दी लिखने में यार, मैंने तो जल्दी लिख लिया। देर लगा दी यार, लिख लिया। हाँ जी, नहीं लिखा, क्या करूं? इधर आ जा यार, वो वाला लिखना है, पहले वाला। अच्छा ये ना, ये रिकॉर्डिंग वालों से दोबारा दरखास्त कर रहा हूँ, पता नहीं लेक्चर रेट कब सुन रहे होंगे आप। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना ग्रुप में, तो मेरे जवाब देने होते हैं, आप लोग ना काम के मैसेज किया करें। अच्छा देखें, बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने जिनसे भी कॉल करके एडमिशन लिया था ना, आप उनसे पूछें, वैसे तो ग्रुप में भी मैसेजेस बार बार हैं, आपको ईमेल भी सारी आई हुई है, आप उनसे कहें बुक कैसे लेनी है उसका कॉन्टेक्ट पर्सन बताएं, आईटी का कॉन्टेक्ट पर्सन बताएं, सिंपल सी बात है, वो 2 नंबर आपको मिलेंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया करें। ग्रुप में मैसेजेस, ये लेक्चर कैसे चलेंगे कोई बता दे, वो कहेगा अच्छा एक्स वाज, फिर 2 मिनट बाद लेक्चर कैसे चलेंगे कोई बता दे। फिर मैंने उस दिन दरख्वास्त की, अच्छा पहले ही मामला लड़कियों के ग्रुप में हुआ, मेरा ख्याल था चलो लड़कियां शायद ज्यादा बोलती होंगी, लड़कों में भी हो रहा है क्या। एक ने कहा कि भाई देखो सर तंग होंगे तो हम अलग ग्रुप बना लेते हैं। हाँ हाँ बनाना चाहिए, आओ बनाते हैं, चलो सही है, हाँ मैं भी, हाँ आओ बनाए, हम बनाना चाहिए ना, हाँ बनाना चाहिए, चलो ग्रुप बनाए। चलो ग्रुप बनाने में 100 मैसेजेस फिर आ गए। फिर एक लड़का कहता है भैया ये मैसेजेस ना करो, हाँ भाई ना करो, ओके फिर तो देखो बेटा, उससे ना मेरा नहीं आपका भी नुकसान होगा। कोई स्टूडेंट ने सवाल किए होंगे, उसके जवाब मिस हो जाते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा वॉइस मैसेज करके पूछता ना, तो नहीं, वॉइस मैसेज मैं नहीं सुनता ग्रुप में क्योंकि मैं लैपटॉप पे साथ साथ जवाब दे रहा होता हूँ, तो मैं रिटर्न मैसेज ही देखता हूँ, वॉइस मैसेज करके ना पूछा करें। तो काम के मैसेज कर लिया करो ना यार, टाइम बचेगा आपका भी मेरा भी। फिर एक मैसेज पे जो रिएक्शन शुरू होता है, फिर एक कहता ओके वाकई, हाँ वाकई, तुम्हें नहीं पता था, नहीं मुझे नहीं पता था। नोटेड। अच्छा अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स पे आते हैं। गुड्स चाहे ट्रेडिंग की हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, होना तो इन्होंने सेल ही है। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल तो एक ही बात है। फर्क क्या होगा दोनों में? दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? एक में गुड्स खरीदी जाएंगी, यहां पर बनाई जा रही होंगी,
तो यहां पर फिर कॉस्ट ऑफ परचेजेस होंगी, यानी हम जो अभी तक कॉस्ट ऑफ परचेजेस तो मैं नहीं लिखा था, परचेजेस ही लिखा था, बस फर्क ये बताना चाह रहा हूं कि मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ये मैं रुपीस की बात कर रहा हूं। तो जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में परचेजेस होती थी कि इतने रुपए के इतने यूनिट्स खरीदे, यहां पर परचेजेस की अमाउंट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट हुआ करेगी। यानी अब तक जो हम लोग परचेजेस के साथ शुरू कर रहे होते थे, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। सेम डेटा जैसे मैंने, चलो इलस्ट्रेशन 2 की बात करता हूं, 500 यूनिट्स खरीदे 12,500 रुपए के, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो 500 यूनिट्स बनाए 12,500 रुपए के। कार्ड में लिखने का बिल्कुल वही तरीका, रिसीट्स 500, 25, 12,500 सब वही है, सिर्फ फर्क यह है कि परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ, ये सारा बता दूं, फिर मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालते हैं फिर इसका भी फार्मूला बना के देता हूं। तो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग की, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, सारी कैलकुलेशन सब फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सिर्फ परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। और अगर हम इसी मेहनत को फिनिश गुड्स के लिए अप्लाई करें तो ये क्या करूं पीरियोडिक में, मोस्ट रिसेंट प्रोडक्शन, यहां पर कॉस्ट ऑफ, भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स ना, फिनिश गुड्स नहीं बेचनी, मैन्युफैक्चरिंग है तो खुद ही खा जाएंगे, बेचनी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना इधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहां पर क्या फर्क डालूं, इसकी जगह नहीं, नेट प्रोडक्शन नहीं, जो बन गई वो वापस थोड़ी जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, खरीदी भी वापस हो सकती है, बनाई थोड़ी वापस होगी। और यहां क्या करूं, इनफैक्ट मैं वही फिनिश गुड वाला सब दोबारा लिख रहा हूं ना, बस परचेजेस की जगह ये आ गया, और अदर देन सेल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक सेम तरीका, कॉस्ट ऑफ सेल्स सब सेम तरीका, सिर्फ परचेजेस की जगह प्रोडक्शन आ गई। और अगर परपेचुअल सिस्टम यूज हो रहा है तो ऐसे ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही बिल्कुल जो ट्रेडिंग में लिखा हुआ था, क्योंकि सेल तो दोनों में कॉमन बात ही है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वही चीज मैंने वापस लौटा दी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उसकी फिनिश गुड्स का सवाल है तो ये सारा कुछ।
हाँ जी, नोटेड। चलें पहले एक सादा सा सवाल लिखें जिसमें मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड खुद ही बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कैलकुलेशन भी सिखाता हूं। Following information relates to a manufacturing business. Following information relates to a manufacturing business for the month of April. For the month of April. Opening finished goods 240 units at the rate of 30 per unit. At the rate of 30 per unit. During April, finished goods were produced. During April, finished goods were produced in batches as follows. In batches as follows. अच्छा, फॉलोज में मैं 3 चीजें बता रहा हूं। बैच, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और टोटल COGM। बैच 1 में बने 600 यूनिट्स। बैच 1 600 यूनिट्स 19,800 के 19,800 के। बैच 2 में बने 800 यूनिट्स 800 यूनिट्स 28800 के 28,800 28800। और बैच 3 में बने 300 यूनिट्स 12,000 के 12,000। बस ये प्रोडक्शन ये 3 हुई। उसके बाद लिखें टोटल सेल्स फॉर द मंथ। टोटल सेल्स फॉर द मंथ 1560 यूनिट्स 1560 यूनिट्स 1560 यूनिट्स। अच्छा, इस सवाल में पीरियोडिक लगाएंगे या परपेचुअल लगाएंगे? क्या परपेचुअल लगा सकते हैं?
नहीं, मैंने सेल्स की डेट ही नहीं बताई, नहीं लगा सकते परपेचुअल, तो पीरियोडिक ही लगेगा, परपेचुअल का डाटा ही नहीं तो पीरियोडिक ही होगा। रिक्वायर्ड है आपसे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूजिंग पार्ट ए FIFO मेथड, पार्ट बी EFCO मेथड। ये ऐसे ही है, अगर ट्रेडिंग बिजनेस का सवाल होता तो मैंने मैन्युफैक्चर की जगह परचेजेस बताया होता। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालते हैं FIFO से और EFCO से।
हाँ जी, क्या आंसर बना? 5 में क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितने? 380। तो 300 तो आखिरी वाले हैं जो कि 140 का था। 80 इनमें से हैं। कितने चाहिए? अरे टोटल कितने? 800। कितने के? 288 यानी एक इससे ऊपर 19। ये टोटल 3 तरह की चीजें 3 तरह के रेट पे बनी और ओपनिंग में पड़े हुए थे 240 240 30 वाले। तो FIFO लगाना है तो 300 इसमें से हैं, 80 इसमें से हैं, और एफको लगाना है तो इन सबको ऐड करके एवरेज रेट निकलेगा 0.95। सबसे सब सही हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए ना, टेक्निकली मैं आपको बता चुका हूं ये, लेकिन चलो मैं आप इसको लिख के भी दिखा देता हूं। ये जब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बता रहा था ना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या शामिल है, तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफओएच। बस अब उसको एक फॉर्मेट टाइप शक्ल में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सवालों में हेल्प हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच, सिंपल तो यही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन नहीं है और मटेरियल का डाटा भी दिया हुआ है, यानी मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, तो फिर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालें, जिसको अभी कुछ देर पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा था मैंने। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी कुछ देर पहले लिखे दी थी यार।
नहीं नजर आ रहा? देखें ध्यान से, अभी लिखवाया नहीं था ये वही है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें साथ ऐड हो जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इसमें साथ ऐड हो जाएगी FOH। अच्छा FOH में क्या याद रखा हुआ है? FOH क्या है? फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के। चलें ये बात दोबारा लिख देता हूं। तो ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा अभी जो मैं 2 लाइनें और लिख रहा हूं ना, उसकी वजह अभी नहीं है, वजह प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगी। अभी बस आप इसको रट्टा समझ लें। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये इसमें ऐड हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसकी वजह अभी नहीं है, अभी रट्टा है। प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर में इसकी वजह समझ आएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH, ये तो है। इन दोनों की वजह अभी नहीं बता रहा, बस रट्टा है। इसका जो आंसर आएगा ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा ये जो मैंने अभी तक सवाल लिखवाया था, अगर अप्रैल के महीने में 3 अलग अलग बैचेस नहीं, एक ही दफा बस 1500 यूनिट बने होते, आपको कहा होता कि अप्रैल में इतने यूनिट्स बने और इतने रुपए के, तो 5-4 नहीं लग सकता? 1500 यूनिट्स सेल हो गए। मैंने कहा इस सवाल में मैंने ओपनिंग बताया और 3 प्रोडक्शंस बताई थी ना, तो अगर 3 नहीं बस एक ही पूरे मंथ की टोटल प्रोडक्शन बताई होती। हाँ ओपनिंग बताया होता, 3 प्रोडक्शंस की बजाय बस एक ही बताई होती कि 1500 बने इतने रुपए के, तो 5 नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। ये नए हैं ये पुराने, और अगर 1740 में से इतने बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक में रह गए 180। तो 5 लगाना है तो 180 किस में से? इनमें से। F को लगाना है तो इनका एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि 5 F को लगना है तो 15-20 ट्रांजेक्शंस दी ही होंगी। ओपनिंग स्टॉक और महीने की टोटल भी काफी है, तो भी 5 F को लग सकता है जी। अच्छा एक सवाल दे रहा हूं होमवर्क, इस सवाल के ना अभी मेरा आपसे कोई इरादा नहीं कि आप इसको एक फॉर्मल फॉर्मेट के साथ खूबसूरती से सॉल्व कर सकें। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप इसमें कॉन्सेप्ट लगा के कैलकुलेशंस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। सॉल्व मैं इसको बेशक ऑफिशियली कल दोबारा कर दूंगा बोर्ड पे, लेकिन कैलकुलेशंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया जो अब तक बताया वो चेक करना है बस मैंने। तो आप इलस्ट्रेशन 7 कर दें, इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क कर दें, इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क कर दें। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर के नाम से सवाल है, इसमें जो भी जैसी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर्मेट का कोई मसला नहीं है, जैसे तैसे जोड़ तोड़ लगा के गंदा मंदा कर दें, बस कैलकुलेशन चेक करनी है आप कैलकुलेशन अवेलेबल डाटा से कर सकते हैं कि नहीं। इलस्ट्रेशन 7 है ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स, ये होमवर्क है आपका, ठीक है।